ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैम हाँ मैम जो 63 वाला जो सेक्शन है, मतलब आपने जो नोट्स दिखाए थे ना, वो थोड़े से हाँ डिफरेंट है, और जो मतलब पारुल मैम के जो नोट्स है वो थोड़े डिफरेंट है, तो कौन सा प्रेफर करना है? देखिए मेरे वाले नोट्स में जो है ना, आपको डायरेक्ट वो जो लैंग्वेज है ना मेरे वाले नोट्स की, वो आपको इजी लैंग्वेज है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो और पारुल मैम का भी देख लेते हैं एक बार नोट्स, है ना। एक सेकेंड। मैम उसमें थोड़े माइनर चेंजेस है, तो फिर मतलब मेरे को नोट्स में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है ये सेक्शन, इसमें थोड़ा चेंज भी हुआ है नए वाले में। अच्छा ओके डन, हम देखते हैं ना। नहीं चेंज कहाँ पे हुआ, मैंने तो कल डायरेक्ट रीडिंग करी है पूरी। चेंज कहाँ पे हुआ बताइए मुझे एक बार, क्योंकि मैंने कल डायरेक्ट डायरेक्ट से आपको पढ़ाया है ना 63। तो पहले मैंने मेरे नोट से समझाया और फिर मैंने आपको डायरेक्ट से समझाया उसको। कहाँ पे चेंजेस है आप बताइए मुझे एक बार। नहीं मैम, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा, तो उन्होंने माइनर, क्योंकि मैंने पहले वाला भी डायरेक्ट से पढ़ा नहीं था, तो उसमें वीडियो में बताया था कि माइनर चेंजेस हुए हैं इस सेक्शन में। अब हाँ मेरे को माइनर समझ चेंजेस में। मैंने बताया ना, माइनर चेंजेस ये चेंज हुआ है। माइनर चेंजेस में बताऊँ क्या हुआ। देखिए एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ, पर माइनर चेंजेस में जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, 61 ये सेक्शन नया ऐड हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा माइनर चेंज क्या है, ये सेक्शन जो है ना, ये चेंज ये बिल्कुल नया सेक्शन है, न्यू। और इन सेक्शन के नेम चेंज कर दिए, मतलब नंबरिंग चेंज कर दी। ये 65A था और ये 65B था। ठीक है, ये मोस्टली मुझे चेंजेस लग रहे हैं, ये देख लेना है अगर आप। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी आपको, बताया था बिल्कुल एक चेंज आपको मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए साइंड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर। पहले पर्सन यहाँ पे था पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग सच थिंग। एक बार हम पुराना वाला एविडेंस एक्ट ओपन करते हैं और आपको मैं एक बार चेंजेस और बता देती हूँ कि देखिए देखिए पहला सेक्शन देखिए, यहाँ पे अपन देखते हैं ना, पुराना वाला एविडेंस एक्ट ओपन किया है मैंने। तो देखिए ये मैंने आपको बताया 65, लेकिन ऊपर कोई सा भी सेक्शन नहीं है, 65A एंड B। यहाँ पे थोड़ा सा आप है ना, यहाँ पे अगर ये देखते हैं और BA से देखते हैं, तो ये जो फर्स्ट पैरा जो है ना आपका थोड़ा काफी लेंदी हो चुका है। पहले ये इतना देखिए, एक बार हम लाइनिंग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपकी पूरा नहीं पढ़ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये सेम है। और यहाँ पे अपन देखते हैं एविडेंस एक्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मतलब एक लाइन चेंज हुई है, जो कि मुझे लग रहा है, एक सेकेंड। हाँ तो ये ना यहाँ पे चेंज हो गया। देखो ये सारी चीजें और ऐड कर दी इन्होंने, जैसे ना कॉपीड ऑफ ये सेमी कंडक्टर मेमोरी विच इज प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस अदरवाइज स्टोर्ड। ये देखिए ये यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, एक बार ये पॉइंट है ना आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये चेंज मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मीडिया, ठीक है, बाय कंप्यूटर, फिर हियर आफ्टर कंप्यूटर आउटपुट ये बोल दिया। पर वहां पे क्या बोल रखा है, सेमीकंडक्टर। अब ये हमें दिमाग नहीं लगाना कि सेमीकंडक्टर क्या है, और अदरवाइज और ऐड कर दिया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, अदरवाइज तो ये जो है ना, ये पॉइंट चेंज हुआ जो कि बहुत बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है। अगर हम एग्जाम में लिखते हैं विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, हम एग्जाम में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, पहला। दूसरा स्टोर्ड रिकॉर्डेड कॉपीड इन ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया, दूसरा। तीसरा सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, ये हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, और ये भी छोड़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट लिख दीजिए, अदरवाइज स्टोर्ड रिकॉर्डेड एंड कॉपीड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये थर्ड पॉइंट है। ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। और मैंने मेरे नोट्स में अगर आप देखेंगे, तो मेरे एविडेंस एक्ट के नोट्स में ना 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, मेरे मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ है।
ये वाला नया ऐड हुआ है, आप ये तीसरा पॉइंट नया ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये एक वाइड, इस सेक्शन को वाइड करता है कि और भी चीजें हमें नहीं पता, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अभी लैपटॉप है, लैपटॉप का कोई और वर्जन निकल कर जाए, मोबाइल का कोई और वर्जन निकल कर आ जाए, तो उसको अदरवाइज करके एक वाइड एरिया प्रोवाइड कर दिया गया। मेरी बात समझ में आई जिसका क्वेश्चन था? तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी मेरे को लगता है पूरा पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड वाला हमें करना नहीं है। अब देखो मेरे को जहां ये चेंज लग रहा है ना, ये है देखिए, परमिटिंग टू बी साइंड बाय। अब कौन साइन कर रहा है? देखो यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल वाला वर्ड मैंने आपको कल समझा दिया कि यहाँ पे चेंजेस है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइंड बाय अ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट डिवाइस और मैनेजमेंट ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नए वाले एक्ट में लिख दिया पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? क्या बताइए पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका भी क्वेश्चन था? ठीक है ना? किसका मैम क्वेश्चन ये था जो वैसे? तो नया वाला ये जो लाइन है ये ऐड कर देते हैं, बाकी आप वाला नोट्स प्रिफर कर लेते हैं। बिल्कुल, देखो मैंने 2 लाइन बता दी, तो पर्सन ये ऑफिसर इंचार्ज वाला ऐड कर दो, जो कि मैंने कल भी बता दिया था देखो आपको, है ना? और जो जो बात मैंने नहीं बताई ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब सेपरेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन जो नहीं बताया था ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये चीज और ऐड कर देना, थर्ड एक, है ना? और मेरे वाले नोट्स रेफर कर सकते हो बिल्कुल सही से, काफी। पाउल मैम के भी ये वाले नोट्स भी हम देख लेते हैं। देखो आप बोलोगे मैम आप मेरे को, हमको नोट्स में कंफ्यूज मत करो, तो बात कंफ्यूजन की नहीं है, इतना सा एफर्ट आप लोग करोगे, आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ मैं। मुझे क्या मतलब है, मैं तो ये नोट्स में लिखा है वो पढ़ा दूंगी आपको, क्या है इसमें बड़ी बात? पर मैं आपको चाहती हूँ कि एक अच्छी नोट्स आपको मिले, अच्छा कंटेंट मिले, जिससे आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्ट यही है। तो प्लीज, है ना, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए पाउल मैम के नोट्स में रेगुलरली यूज्ड, ऑपरेटेड, फीडेड और कोर्स ऑफ बिजनेस, अभी थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ये याद करने के लिए जरूर सही है, पर मुझे से पर्सनल लगता है कि इसमें एक पॉइंट कवर नहीं किया। आप देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको हटवा दिया, नहीं करना, सीरियसली नहीं करना। मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको सही सजेशन दे रही हूँ, और जो मैंने लिखा है ना बस वही करिए और मत करिए, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम आपको डायरेक्ट रीडिंग भी करवाइए इस सेक्शन की, वरना कोई करवाता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सेक्शन होता है। पर क्यों हमें करनी है रीडिंग इसकी? क्योंकि थोड़ी टेक्निकलिटीज का हमें आइडिया होना चाहिए हमारे इंटरव्यू पर्पस के लिए, हल्का फुल्का, ठीक है? तो हम सेक्शन 64 को यहाँ पे डील कर रहे हैं, और सेक्शन 64 हमारा डील करता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। ये आपका सेक्शन जो है ना बहुत लीस्ट रेलिवेंट सेक्शन, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जस्ट थोड़ा बहुत समझेंगे। यहाँ पे सिंपल सा बोल रखा है कि अगर किसी पर्सन ने कोर्ट को बोला कि सर मेरे पास ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस नहीं है, सर मेरे पास सेकेंडरी एविडेंस है, क्या बोल रहा है कि सर मेरे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है, क्या मैं सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दूं? तो कोर्ट बोलता है कि भाई सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि जिस भी पर्सन के पावर एंड पोजेशन में ओरिजिनल एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, उसको नोटिस दीजिए। जिस भी पर्सन के पावर एंड पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, आप तो सेकेंडरी प्रोड्यूस करो, पर पहले उस बंदे को तो बताओ, नोटिस तो दो, और उसको बोलो कि भाई तू प्रोड्यूस कर दे कोर्ट में। अगर वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं करता, इन दैट केस आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये चीज हमने कल की क्लास में भी पढ़ी थी, हमने सेक्शन 60 का ए पॉइंट से ये सेक्शन 64 हमारा लिंक होता है, ठीक है? कौन सा? सेक्शन 60 के ए पॉइंट से हमारा सेक्शन 64 लिंक हो रहा है, जहां पे ये बोला गया कि अगर किसी पर्सन के पावर एंड पोजेशन में पता है कि ओरिजिनल किसी पर्सन के पावर पोजेशन में है, वो पर्सन कौन है जिसके अगेंस्ट या तो हमें प्रूव करना है, या फिर वो सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं है, या फिर आउट ऑफ रीच है, या फिर उससे खुद ही, जिस पर्सन के पावर पोजेशन में है ना, मान लीजिए एक्स पर्सन के पावर पोजेशन में है, तो वो लीगली बाउंड है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। इन तीनों केसेस में अगर आपको लगता है कि ये उस पर्सन के पावर पोजीशन में है, ठीक है, ऐसे पर्सन के पावर पोजीशन में है, तो सबसे पहले आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उस व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा। पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे इस नोटिस को देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
ठीक है, बेसिक आइडिया ले लीजिए सेक्शन का, ज्यादा याद नहीं करना पर हमें छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, क्या है देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इस बार आरजेएस में सेक्शन 166 ए और बी सीआरपीसी की बात कर रही हूँ, जो कि लीस्ट रेलिवेंट सेक्शन है। सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी पूछे गए थे, जो कि बहुत से बच्चे नहीं करके गए थे। पर मैंने क्या करा, मैंने मेरा फोकस हमेशा क्या रखा कि मुझे करना है और सारे सेक्शन करने हैं, पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको अच्छे से करना है। जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से करना है, जैसे 63 को अच्छे से करना है, पर 64 को ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, पढ़ना है और हमेशा पढ़ना है। जब भी मैं बेयरट रिवाइज करूंगी, पढ़ूंगी, इसको नहीं छोड़ू, पढ़ूंगी इसको, जिससे मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लिख के आ सकूं। ठीक है, तो सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 68 shall not be given। सेकेंडरी एविडेंस आप नहीं दे सकते जब तक कि जिस पार्टी, जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, हैज प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन पावर इन पोजेशन दैट डॉक्यूमेंट इज और हिज एडवोकेट और हिज रिप्रेजेंट सच नोटिस। कहने का मतलब सिंपल है कि कोई भी पार्टी सेकेंडरी एविडेंस अगर देना चाहती है तो वो नहीं दे सकती अनलेस, जब तक कि जिस व्यक्ति के पावर पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है उसको नोटिस नहीं दिया। ठीक है, अगर बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा ये रामायण हमें नहीं करनी, इतनी बातें हमें नहीं करनी। हमें सिंपल सा रिपीट कर रही हूँ फिर से आपके लिए कि अगर कोई पर्सन सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, उस केस में जहां पे सेक्शन 60A में ये बता, उस केस में जहां पे सेक्शन 68 के रिगार्ड में किसी पर्सन के पावर पोजेशन में डॉक्यूमेंट है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस केस में उस व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही वो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। ये कंडीशन है, बोलते ना कंडीशन प्रेसिडेंट। पर क्या बोला, दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये नोटिस जो है सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले जरूरी नहीं होगा। किन केसेस में, इन फॉलोइंग केसेस। पहला कौन कौन सा, कि जब आप कोर्ट में नोटिस उस पर्सन को, आपको हमने क्या बोला कि एक पर्सन जो है, सपोज करो मैं हूं, मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती हूं, पर जिस इस पर्सन के पावर पोजेशन में, एक्स के पावर पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले उसको नोटिस दूंगी और नोटिस देने के बाद कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगा। पर यहां पे नोटिस देने की नीड नहीं होती उस केस में जब वो, जो इस पर्सन के पावर पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट है ना, वो खुद से ही नोटिस है। इस पावर पर्सन के पावर पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट है ना, वो खुद से ही नोटिस है ना, तो उस नोटिस का सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे, उस सेकंड नोटिस के सेकेंडरी एविडेंस को देने के लिए मुझे उस पर्सन को नोटिस देने की कोई नीड नहीं होती। दूसरा कि जब एडवर्स पार्टी को, जब फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस इट। जब एडवर्स पार्टी को, जिस पर्सन के पावर पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है, एक्स के पावर पोजीशन में डॉक्यूमेंट है, ये इस पर्सन को पता है कि इसे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तो आपको नोटिस देने की कोई नीड नहीं होती है। इसको पता है इसको प्रोड्यूस करना है एडवर्स पार्टी को, तो उस केस में भी नोटिस देने की नीड नहीं होती। क्यों, कैसे पता चलेगा मैम, फ्रॉम द नेचर ऑफ केस। अब देखिए इस सेक्शन में हम ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि मान लीजिए अगर ऑपोजिट पार्टी ने, वही ये पर्सन है, ये एक्स है, ये कौन है हमारा, जिसके पावर पोजीशन में डॉक्यूमेंट है एक्स के, और ये डॉक्यूमेंट है हमारा, तो इस पर्सन की पावर पोजीशन में डॉक्यूमेंट है, हम इसको नोटिस देना चाहते हैं, पर नोटिस देने की नीड तब नहीं होगी जब इस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को कैसे ऑब्टेन किया है, फ्रॉड से या फिर फोर्स से। तो उसने धक्का मार के मेरे से वो डॉक्यूमेंट लेके भाग गया। मान लीजिए एक पर्सन है, वो मुझे धक्का मारा, फोर्स यूज करा उसने और मेरे से डॉक्यूमेंट खींच के और भाग गया। अब उस केस में मैं इस डॉक्यूमेंट का जो मेरे से लेके भाग गया सेकेंडरी एविडेंस आराम से दे सकती हूँ। मुझे पहले उस पर्सन जिसके पावर पोजीशन में डॉक्यूमेंट है, जो मेरे से खींच के ले गया, उसको नोटिस देने की कोई नीड नहीं है। फिर अगर मान लीजिए एडवर्स पार्टी ने जो ओरिजिनल है ना, वो ओरिजिनल कोर्ट में पड़ा है, when the adverse party his agent has the original in the court, एक्स के पावर पोजीशन में डॉक्यूमेंट है और वो जो डॉक्यूमेंट है, ये एक्स उस टाइम कोर्ट में है और एक्स के हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में ही एक्स के हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, तो भी आपको नोटिस देने की कोई नीड नहीं है। फिर अगर मान लीजिए एक्स ने बोला कि वो डॉक्यूमेंट खो गया, उसने एडमिट कर दिया कि डॉक्यूमेंट खो गया, तो अब नोटिस देने की नीड क्या है, भाई खो गया तो खो गया, अब आप सेकेंडरी एविडेंस दीजिए, नोटिस देने की नीड होगी नहीं, क्योंकि वो एडमिट कर चुका है कि वो लॉस हो गया है। और लॉस्ट के केस में हम यहाँ पे नोटिस की रिक्वायरमेंट, नोटिस की फॉर्मेलिटी करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि नोटिस देने के बावजूद भी वो प्रोड्यूस
कर तो सकता ही नहीं है क्योंकि उसने एडमिट कर लिया कि डॉक्यूमेंट तो लूज हो गया, लॉस हो गया, खो गया है। ठीक है, और लास्ट है कि व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि अगर जो जिस पर्सन की पावर पोजेशन में है वो आउट ऑफ द रीच है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट की प्रोसेस में नहीं है, तब भी आपको नोटिस देने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, आज थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो रहा है मुझे, तो थोड़ा सा आपको इश्यू होगा, बट हम आराम से इजीली कंटिन्यू करेंगे क्लास को। देखिए ठीक है, तो इतना ज्यादा डीप मैं आपको लेके जाना नहीं चाहती, इसको आप लर्न कर लीजिएगा ऊपर ऊपर से, है ना। कोई डाउट तो पूछ लीजिए, अगर मैम ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं बता दूंगी आपको इन केस, अदरवाइज इसको हम इतना ही करते हैं। बताइए, क्लियर है सभी को? एक बार रेज हैंड करेंगे, सब रेज हैंड करेंगे प्लीज। ठीक है, डन। आज क्लास में एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए कि देखिए अब यहाँ पे हम जो सेक्शन 65, 66, 67 कर रहे हैं ना, तो 60, 65 और 66 भी आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। इनमें सिंपल से बात बोल रही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपनी क्लास में मान लीजिए अर्चित है, अर्चित अर्चित जो है ना, उसके सिग्नेचर या फिर उसकी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग HW, ठीक है। अर्चित के सिग्नेचर और हैंड राइटिंग मान लीजिए कोर्ट में प्रूव कर रहे हैं, कोर्ट में ये क्वेश्चन है कि क्या ये साइनिंग या फिर क्या ये हैंडराइटिंग अर्चित की है, तो इसे कैसे प्रूव किया जाएगा? इसे कैसे प्रूव किया जाएगा भाई? उसी अर्चित की हैंडराइटिंग में अर्चित के सिग्नेचर से ही उसको चीज को प्रूव किया जाएगा। अगर कोर्ट में ये क्वेश्चन है कि क्या ये सिग्नेचर रश्मि मैम के हैं क्या, तो मेरे सिग्नेचर से ही उसको प्रूव किया जाएगा। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन की हैंडराइटिंग क्वेश्चन में होती है तो हम एक्सपर्ट जो हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के ओपिनियन से, देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, उसको हम सेक्शन 39 से लिंक करेंगे, 39 और 40 से, 39 और शायद 41 है, एक बार मुझे बताइए 41 है क्या जहाँ पे पर्सन एक्विंटेड था? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपर्ट। देखिए जब हम एक्सपर्ट की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था कि हैंड राइटिंग के लिए भी एक्सपर्ट जो है ना, जो स्पेशलिस्ट स्किल्ड होता है उसका ओपिनियन लिया जाता है। एक तो ये था, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, है ना ये। और जो 41 में अगर हैंड राइटिंग जो पर्सन एक्वेंटेड होता है ना, उसका भी ओपिनियन जो होता है ना, वो यहाँ पे रेलिवेंट माना जाता है। तो हम दो तरीके से किसी की पर्सन की हैंड राइटिंग को प्रूव कर रहे हैं, एक तो इस तरह से, एक इस तरह से, मतलब इस पर्सन के थ्रू और एक एक्सपर्ट के थ्रू। अब ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 65 है क्या। इस सेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं कि जो पर्सन है ना, उसी की पर्सन जिसकी हैंड राइटिंग में, ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग प्रूव करनी ना कोर्ट में, उसी की हैंड राइटिंग से हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल है कि मान लीजिए अर्चित की हैंड राइटिंग है, इसको प्रूव करना है ये कि ये अर्चित की हैंडराइटिंग है क्या, तो फिर अर्चित का जो पुराना लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, उससे हम इसको मैच कर लेंगे, फिर अर्चित को बुला के प्रूव करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बात लिखी हुई। तो हमने 3 सेक्शन को लिंक किया है यहाँ पे, हाउ हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन कैन बी प्रूव्ड, हाउ द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्सन कैन बी प्रूव्ड, सेक्शन 39 में एक्सपर्ट, सेक्शन 41 में बाय द पर्सन एक्विटेड विद द हैंडराइटिंग, एंड सेक्शन 65 में बाय द पर्सन, ठीक है, हु इज बाय ऑन, एक बार लैंग्वेज देखेंगे यहाँ पे, by whom it purpose to have been written, by the person by whom it purpose to have been written, ये लैंग्वेज होती है लीगल जो आपको याद करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ, if the document is alleged to be signed or written wholly in part by any person by अर्चित, if अगर बोला जा रहा है, अलिज किया जा रहा है कि अर्चित बोल रहा है कोर्ट में कि मेरी राइटिंग है, या फिर मान लीजिए कोई भी, मैं कोर्ट में बोल रहा हूँ कि अर्चित की राइटिंग है, अलिज कर रही हूँ कोर्ट में, द सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उस केस में क्या होगा, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग
उस डॉक्यूमेंट में इज alleged to be in that person handwriting must be proved in his handwriting। समझ रहे हैं? उस सिग्नेचर को और हैंडराइटिंग दो लैंग्वेज है ये, पर सिंपल कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट में अलेज किया जा रहा है कि क्या ये राइटिंग अर्चित की है, तो उस सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को उसी हैंडराइटिंग में प्रूव किया जाएगा जिसकी वो हैंडराइटिंग है। आप मैच कर लीजिए दो हैंडराइटिंग लाके या फिर लिखवा लीजिए उससे कोर्ट में, ठीक है, या फिर पुरानी हैंडराइटिंग लाइए और उससे मैच करवा लीजिए, अर्चित को बुलाइए लिखवा लीजिए। तो ये दोनों तरीके से इसका हो सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर केस में हम द फैक्ट दैट सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव्ड। आपको उस अगर कोर्ट में किसी पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अर्चित के हैं, तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ही प्रूव करोगे, और किसी चीज से आप प्रूव नहीं, और चीज से भी प्रूव कर सकते हैं, पर इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में हम 66 के रेस्पेक्ट में हम उसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से प्रूव करेंगे। अगर उससे प्रूव नहीं हो रहा तो एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक्सपर्ट नहीं है तो पर्सन एक्वेंटेड विद सच हैंडराइटिंग वाले पर्सन को बुला लेंगे। मेरी बात कन्वे हुई आपको? कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर है क्या? मैंने यहाँ पे बनाया हुआ भी एक क्वेश्चन आपके लिए, शायद इस नोट्स इन नोट्स में भी बना होगा। ये मत करना है ना जुडिशियल साइटेशन, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ना भी नहीं इसको, कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना आपको। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, एक सेकंड, आगे क्या 64 65। देखिए ये क्वेश्चन है कि whenever in document which is written and signed by any person the signature handwriting must be proved in his signature only। अदरवाइज क्या है? एडमिशन, एडमिट कर लीजिए, मैंने एडमिट करती हूँ कि हाँ ये मेरी राइटिंग है। बाय एक्सपर्ट जैसे सेक्शन 39 था, पर्सन एक्विंटेड है तो हमने सेक्शन 42 करा यहाँ पे, 40 41 किया इसको, ठीक है। और कोर्ट में ये हमारा सेक्शन आने वाला है भी, ये भी हम देखेंगे। पहले सेक्शन 65 था ये, है ना, और अब ये चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं नहीं, पहले सेक्शन 73 था पर अभी ये चेंज हो चुका है, तो हम देखेंगे इसको एक बार, ठीक है। एडमिशन भी एक आपका वे हो जाता है, तो एक बार हम देख लेंगे, सेक्शन 73 आएगा ना तो कनेक्ट कर लेंगे एक बार। ये हमारा हो ही गया। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 72 है, पहले जो मैं बात कर रही हूँ 73 की बात कर रही हूँ, ये अब 72 हो गया, तो मैं फिर से आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसको आगे। देखिए एडमिशन तो है ही, कोई सेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सपर्ट में आप सेक्शन 39 को लिखेंगे, यहाँ पे आप 41 को लिखेंगे, और यहाँ पे आप 72 को लिखेंगे। ये क्वेश्चन बनता है, हाउ सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन कैन बी प्रूव्ड सेक्शन में। शायद मेरे नोट्स में ये दिया हुआ भी है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पे हैंड टू हैंड हम सेक्शन 72 को भी कर लेते हैं, सेक्शन 72 को भी हम हैंड टू हैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना सेक्शन 72 कोर्ट की पावर है, कोर्ट की पावर। मैं एज अ कोर्ट में बैठी हूँ, मतलब सॉरी एज अ जज कोर्ट में बैठी हूँ। अब मेरे सामने किसी की हैंडराइटिंग आई तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे या तो मैं बोलती हूँ अर्चित को कि भाई अर्चित तुम अपनी हैंडराइटिंग को प्रूव करो, पहला इन हिज हैंडराइटिंग, उसकी हैंडराइटिंग में प्रूव होगा। फिर दूसरा कि मैं बोल दूंगी कि भाई एक्सपर्ट को बुलाओ, पर्सन एक्विंटेड है उसको बुलाओ, फिर एडमिशन कर लो। या फिर मैं कोर्ट को बोलूंगी कि जो ऑलरेडी एडमिटेड है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, अर्चित की हैंडराइटिंग जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको मंगवाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो जो अभी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हैंडराइटिंग है जिसमें अभी दिक्कत चल रही है कि भाई ये हैंडराइटिंग है या नहीं है, उसको मैं यहाँ पे रखूंगी। अब मैं बैठ के दोनों को कंपेयर करूंगी। यहाँ पे जज का काम चल रहा है, यहाँ पे जज यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि पुरानी जो अर्चित की हैंडराइटिंग पहले है और जो अभी है, जो पहले वाली हैंडराइटिंग को जो प्रूव्ड और एडमिटेड है, और जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ रहा है कि है नहीं, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। और कंपेयर करके कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या कि ये इसकी अर्चित की राइटिंग है या नहीं। इस केस में कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी फिगर और कोई भी वर्ड को कोर्ट उस अर्चित से लिखवा भी सकती है। इवन फिंगर इंप्रेशन पे भी ये सेक्शन आपका अप्लाई होता है। पर यहाँ पे क्या है, देखिए
in order to ascertain whether a signature writing style of particular person, ठीक है, ascertain करने के लिए कि whether a signature writing style, ये लैंग्वेज सही से फ्रेम नहीं हुई, in order to ascertain whether a signature writing style belongs to any particular person, ठीक है, किसी particular person की है या नहीं है, it may compare with one which is already proved, although that signature writing style has not been produced and proved, ठीक है। फिर the court may direct any person present in court to write any word and figure, but and this section also apply on finger impression, आप thumb impression देते हो, finger impression देते हो, उस पे भी section apply होता है। मतलब कोर्ट जो से मान लो कोई अंगूठा लगाता है, सिग्नेचर करने नहीं आते, पुराने लोग होते हैं जो अंगूठा लगाते हैं, तो उनको अंगूठा लगाने के लिए भी बोल सकता है, थंब इंप्रेशन के लिए भी बोला जा सकता है। दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन अप्लाई ओनली व्हेन मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, नॉट अदरवाइज। कहने का मतलब क्या है कि जब मैटर कोर्ट के सामने पेंडिंग होगा ना, ट्रायल चल रही है, ट्रायल पे ही ये अप्लाई होगा। ट्रायल से पहले अगर कोई मैटर चल रहा है तो उस पे अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर बेसिक पॉइंट आपका यही है। डाउट तो पूछिए। देखिए एक डाउट जो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि देखिए हमने यहां पे पढ़ा हमने कि इन हिज हैंडराइटिंग ओनली, और नीचे हम सेक्शन 72 में पढ़ रहे हैं कि कोर्ट कंपेयर करेगी। थोड़ा सा सेम सा लगता है सेक्शन, पर ओवरऑल अगर आप क्रक्स को समझे इसमें, तो इसमें बोल रहा है कि भाई अगर किसी पर्सन का सिग्नेचर और हैंडराइटिंग क्वेश्चन में आता है कि वो उस पर्सन का है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले ना उसकी हैंडराइटिंग में ही प्रूव करेंगे। प्रायोरिटी सबसे पहले हम उसकी हैंडराइटिंग को ही बुलाएंगे और उसमें ही प्रूव किया जाएगा। अब प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर ले तो सेक्शन 72 उसका एक वे बताता है कि कोर्ट उसको कंपेयर करेगी प्रूव्ड और एडमिटेड से। तो सेक्शन थोड़े से लिंक्ड है, पर आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, पूछिए प्लीज, अगर कोई आपके माइंड में डाउट क्लिक हो रहा है तो। अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है तो प्लीज रेज करिए अपने हैंड, अगर क्लियर है तो रेज हैंड कीजिए। ठीक है, तो हम एक बार नोट्स में हमारे बेरक्ट में चलते हैं, और बेरक्ट में हमने सेक्शन 65 66 को कवर किया। अब क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन 67, इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाईलाइट कर लीजिए कि यहां पे बात हो रही है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। और क्या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की, देखिए सेक्शन 67 जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की बात करता है। आपको ये बिल्कुल माइंड में रहना चाहिए, पहले सेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि अटेस्टेशन क्या होता है, ये आपके सेक्शन 3 ऑफ टीपी में बता रखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 3 में बता रखा है कि अटेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इस डॉक्यूमेंट को, तो इस डॉक्यूमेंट पे मैंने साइन किए हैं, इस डॉक्यूमेंट पे मैंने रश्मि मेरे साइन किए, इस साइन के दो विटनेस होते हैं, इस साइन के दो विटनेस है। कहने का मतलब मेरे सामने वाली टेबल पे, प्रैक्टिकल समझे, ये टेबल है, इस पे मैं रश्मि शर्मा एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने हैं निकिता और गरिमा, ठीक है। गरिमा और निकिता ये दोनों ये देख रहे हैं कि रश्मि मैम ने इस पे साइन किए हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप इन बात को। अटेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि और उसके बाद निकिता और गरिमा यहाँ पे साइन करेंगे, निकिता एंड गरिमा ये दोनों अपने साइन करेंगे इस डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे निकिता एंड गरिमा ये बोलते हैं, ये लोग अटेस्टेशन के थ्रू ये सर्टिफाई करते हैं, अटेस्टेशन के थ्रू ये कन्वे करते हैं कि हम अपने सिग्नेचर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एग्जीक्यूटेंट को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हुए देखा है। हमें इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है उसके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता कि ये सेल डीड है, प्रैक्टिकल क्या डीड है, आई मीन टू से इस सेल डीड में कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है, क्या जा रही है, वी डोंट। निकिता गरिमा ये बोल रही कि हमें नहीं पता, हम सिर्फ ये अटेस्ट कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है रश्मि मैम ने
साइन किया है हमारी प्रेजेंस में। वी आर नॉट गिविंग गारंटी, वी आर नॉट अ श्योरिटी, वी आर नॉट अ श्योरिटी अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आपको डिलीवर करेगा, पर अटेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए वही हमारा एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, रश्मि ने, उसपे मैंने साइन मार दिए मेरे, निकिता और गरिमा यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने अटेस्ट कर दिया, इन्होंने भी अपने सिग्नेचर से, निकिता ने अपने सिग्नेचर से, गरिमा ने अपने सिग्नेचर से इसको अटेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड है। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट, जैसा कि अगर आप टीपीए पढ़ेंगे तो वहां पे 2 डॉक्यूमेंट्स तो अटेस्टेशन मैंडेटरी होता है, जो मुझे याद आ रहा है, एक तो होता है गिफ्ट, गिफ्ट में अटेस्टेशन मैंडेटरी होता है, और एक जो मुझे याद आ रहा है ना, मैं मॉर्गेज और लीज में कंफ्यूज हूँ, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, कि मॉर्गेज और लीज में भी एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे 2 अटेस्टिंग विटनेस होने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो जहां पे लॉ आपको टीपीए बोल रहा है, हम गिफ्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, टीपीए बोलता है कि गिफ्ट डीड होती है ना, वो चाहे मूवेबल की हो इमूवेबल की हो, आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, टीपीए बोलता है। तो अब उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा? देखिए, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब यहाँ पे निकिता और गरिमा क्या प्रूव कर रही है कि हाँ हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, रश्मि मैम ने इस पे साइन किया था और इसको एग्जीक्यूट किया था। तो इफ द डॉक्यूमेंट, अब हम समझ रहे हैं, इफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है कि उसे लॉ के थ्रू अटेस्टेशन किया जाना चाहिए, तो हम उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, ये इतना कंफ्यूज करेगा आपको प्रीलिम्स में, इसको एक याद कर लेना, क्योंकि मैंने अभी बोला गिफ्ट में 2 टेस्टिंग विटनेस होने चाहिए, मॉर्गेज लीज में 2 टेस्टिंग विटनेस होने चाहिए, पर जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड है, अगर उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस होना जरूरी है, तब तक कोर्ट उसके एग्जीक्यूशन को अलाउ नहीं करती, उसको एविडेंस में यूज नहीं करती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो कोर्ट उसको एविडेंस में तब तक यूज नहीं करती जब तक कि हम एक अटेस्टिंग विटनेस को कॉल नहीं कर ले उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव करवाने के लिए। पर ये शर्त है यहाँ पे कि वो अटेस्टिंग विटनेस ना जिंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मर गया और आप जबरदस्ती करते हो, मर गया तब तो नहीं बुलाओगे आप, पर अगर वो अलाइव है और अगर वो सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, आई मीन टू से वो अमेरिका नहीं गया हुआ, इंडिया में ही है और केपेबल है, 3 कंडीशन है, तो आपको एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होता है, अलाइव, प्रोसेस और केपेबल, ये 3 वर्ड शर्त। ये बात आपको समझ में आ गई। पर अब क्वेश्चन ये है कि कब एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं होता, कब एक अटेस्टिंग, अगर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, इस पे निकिता और गरिमा ने अटेस्टेशन किया था, तो अब निकिता तो अवेलेबल नहीं है मान लो, और गरिमा अवेलेबल है, तो हम गरिमा को कोर्ट में बुला रहे हैं, पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर है ना, रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो चुका है, तो फिर गरिमा को बुलाने की नीड भी नहीं होती है। क्या बोला मैंने? अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुका है तो उस केस में अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की कोई नीड नहीं होती। जनरली आपको एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना होता है उस डॉक्यूमेंट के केस में जहां पे वो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड होता है, पर अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको बुलाने की नीड नहीं है। पर एक बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, विल और एक याद कर लीजिए, विल में एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट गलत करके आते हैं कि विल के केस में चाहे वो रजिस्टर्ड हो नहीं हो, वी डोंट नो, विल के केस में एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होगा अगर वो अलाइव है, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है और केपेबल है। पढ़ते हैं इसको, समझिए, ये थोड़ा ट्रिकी है ये सेक्शन जो है ना, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस एन, मतलब एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ विल, इसको छोड़ दो विल को, क्योंकि बिल में तो बुलाना पड़ेगा, which has been registered in accordance with the provision of this Indian Registration Act। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको बुलाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इन्होंने क्या ला दिया, एक ट्विस्ट ला दिया। क्या बोला वहां पे समझते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, गरिमा है, निकिता है, हम बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है ना
उसमें ना तो गरिमा को ना निकिता को बुलाने की कोई नीड नहीं। पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और मैं हूं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, पर यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेंट है कौन है? ये एग्जीक्यूटेंट मैं, जिसने ये एग्जीक्यूट किया है। मैं बोल रही हूँ मैंने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इस पर टेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर थे, तो हमने बोला कि टेस्टिंग विटनेस को बुलाने की कोई नीड नहीं। पर जो एग्जीक्यूट करने वाला है, मैं एग्जीक्यूटेंट थी, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो मैंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। मैं बोल रही हूँ मैंने तो कभी गिफ्ट दिया ही नहीं, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं किया। unless its execution by the person by whom it purpose to have been executed is specifically denied। की लैंग्वेज है आपकी लीगल कि जब तक कि किसी व्यक्ति ने जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है उसने इसका एग्जीक्यूशन डिनाई नहीं कर दिया हो, तब तक ये होगा कि जो अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की कोई नीड नहीं है। पर विल के केस में तो वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना होगा ही। इसके नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, देख लीजिए यहां से। देखिए, how attested document may be proved. Proof of execution of document required by law to be attested. If a document is required by law to be attested, then it shall not be used until one attesting witness, at least one है ये, one देखिएगा है ना, one has been called for the purpose of proving its execution if such attesting witness is alive, subject to the process of court and capable of giving the evidence. But no attesting witness is called for when the document is registered document under Indian Registration Act except कि will में तो आपको बुलाना पड़ेगा, और execution is not denied by the executant, तब आपको attesting witness को बुलाने की कोई नीड नहीं होती। अगर executant ने मैंने डिनाई कर दिया तो उस केस में आपको attesting witness को बुलाना होगा। बताइए क्लियर है या नहीं है? लिखा हुआ है इवन दो विल इज रजिस्टर्ड बट फॉर प्रूविंग विल वन अटेस्टिंग विटनेस इज, ये डाटा दिए मैंडेटरी, मैंडेटरी लिख दीजिए, रिक्वायर्ड मैंडेटरी। कोई डाउट तो पूछे प्लीज, क्योंकि ये सेक्शन आपका ट्रिकी है। एक बार समझ में आया तो रेज हैंड कीजिए, समझ में आ गया तो रेज हैंड कीजिए। हाँ, जब एग्जीक्यूटेंट ने ही मना कर दिया है तो फिर नहीं बुलाएंगे ना अपन? नहीं नहीं, एग्जीक्यूटेंट ने नहीं, सुनो मैंने गलत बोला। एग्जीक्यूटेंट ने ही मना कर दिया कि मैंने, तो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाएगा। नहीं मैम, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। हाँ मैं बताती हूँ इसको, मैं भी देख लेती हूँ यहाँ पे एक बार लैंग्वेज को। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे कि अनलेस एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय whom it purpose to have been executed is specifically denied। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, क्या बोला हमने, पहले समझते हैं इसको, अगर या फिर यहाँ से समझते हैं एक बार नोट से इसको थोड़ा सा। देखिए हमें अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और एग्जीक्यूशन इज नॉट डिनाइड बाय द एग्जीक्यूटेंट। अगर एग्जीक्यूटेंट ने उसके एग्जीक्यूशन को डिनाई नहीं किया तो अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। पर अगर एग्जीक्यूटेंट ने बोला कि मैंने तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं, मैं बोल रही हूँ कि गिफ्ट मैंने सपोज करो गरिमा आपको गिफ्ट दिया, गिफ्ट के केस में दो अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए, ठीक है। एक बार किसका ये कैमरा ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए कैमरा। अर्चित आपका कैमरा ऑफ कीजिए। हाँ, तो सपोज करो गरिमा मैंने आपको गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट में क्या है, उस गिफ्ट में उसको अटेस्ट किया गया है उस गिफ्ट को, ठीक है, दो विटनेसेस के थ्रू। तो हम क्या बोलते हैं कि गिफ्ट के केस में एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी होता है, ठीक है। हम किसी और का एग्जांपल लेते हैं, मॉर्गेज केस में, मॉर्गेज के केस में गिफ्ट में तो बुलाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्गेज में मान लीजिए या फिर लीज में, हाँ लीज में दो अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। तो मैंने ना मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें लीज पे दी है, मैंने मेरी प्रॉपर्टी लीज पे दी है गरिमा को, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया, इस डॉक्यूमेंट में तुम्हें दी है, ठीक है, मैं कौन हूं, रश्मि। अब इस लीज को अर्चित और निकिता, इन दोनों ने क्या करा, अटैच कर दिया। अब अर्चित निकिता में से एक जो है ना उनको बुलाया जाएगा इसको प्रूव करने के लिए। पर यहाँ पे शर्त क्या है
कि ना अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है ना तो उस केस में अर्चित और निकिता को बुलाने की कोई नीड नहीं होती। ये तो क्लियर है ना। पर अब क्या क्लियर है कि अगर मान लीजिए मैं सपोज करो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट तो मैंने एग्जीक्यूट किया ही, इस पर अटेस्टेशन हुआ है अर्चित निकिता का, पर मैंने बोला मैंने डॉक्यूमेंट मैंने तो लीज कब दी ही नहीं गरिमा को, गरिमा झूठ बोल रही है, तो उस केस में मैं इसके एग्जीक्यूशन को डिनाई कर रही हूँ। तो इस केस में इनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या रश्मि ने उस दिन वो एग्जीक्यूट किया था? मैम तो डिनाई कर रही है रश्मि मैम, तो आप बताइए इसने एग्जीक्यूट किया था या नहीं किया था, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। पर अगर मैं मना कर रही हूँ ना उस केस में तो इनको बुलाया जाएगा। अब बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बताइए? मैम हाँ लेकिन जो ये रश्मि मैम, ये जो नोट्स है इसमें जो लिखा है नो अटेस्टिंग विटनेस टू बी कॉल्ड, नहीं बुलाया जाएगा अगर उसने डिनाई कर दिया तो, नॉट हाँ डिनाई। हाँ, देखिए लैंग्वेज में आप फंसे मत, बट नो टेस्टिंग विटनेस इज कॉल्ड इफ एग्जीक्यूशन, अटेस्टिंग विटनेस इज कॉल्ड इफ एग्जीक्यूशन डिनाइड बाय एग्जीक्यूटेड। अब बताओ ये अब समझ में आया क्या? हाँ मैम, अटेस्ट हाँ। अब समझ में आ गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, आपको आएगी आगे भी, तो आप है ना यहाँ पे ना उन नेगेटिव वर्ड्स को उठा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आप इधर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो और टेक्निकल है, ये चीज तो और ज्यादा, ये लैंग्वेज तो और टफ है, समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल ही, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रीडिंग भी सिखा रही हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन उठने वाले हैं जो इजी है। क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है कि नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब अटेस्टिंग विटनेस को है ना, अटेस्टिंग विटनेस सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट थे, अलाइव थे, पर मिल ही नहीं रहे। मान लीजिए पास में रहते थे पर मिल ही नहीं रहे, फाउंड ही नहीं हो रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, फाउंड नहीं हो रहे। तो उस केस में क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे कि हम उनके घर पे जा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे, फाउंड ही नहीं हो रहे हमको। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस अटेस्टिंग विटनेस के घर पे कॉपी पड़ी थी, उस कॉपी पे ना उसकी राइटिंग वाइटिंग सिग्नेचर सब करे थे, तो हमने क्या करा उसकी अटेस्टिंग विटनेस की। जैसे मान लीजिए निकिता थी, निकिता अटेस्टिंग विटनेस है हमारी, तो निकिता की कॉपी हमने मंगवा ली कि निकिता के घर से कि भाई निकिता की जो साइन और हैंडराइटिंग है ना उसकी कॉपी भेज दो हमें। वैसे निकिता ने सिग्नेचर ही किया है, तो निकिता के सिग्नेचर की कॉपी मंगा ली हमने, ये इसमें लिखा हुआ। और हमने क्या करा, इसको चेक कर लिया यहाँ से कि अटेस्टिंग विटनेस निकिता ने यहाँ पे साइन किए थे ना, उसे चेक कर लिया। दूसरा दूसरा कि मैंने एग्जीक्यूट किया था डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, और मेरे सिग्नेचर किए थे, तो मेरे घर से भी एक डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया जहां पे मेरे सिग्नेचर किए गए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड इट मस्ट बी प्रूव्ड। अब कैसे प्रूव करेंगे उसके अटेस्टेशन को, कैसे प्रूव करेंगे? attestation of one attesting witness is at least in his handwriting। अटेस्टेशन वन अटेस्टिंग विटनेस का जो अटेस्टेशन है, जो सिग्नेचर है, हम उसकी हैंडराइटिंग में प्रूव करेंगे, घर से मंगवा लेंगे उसकी सिग्नेचर को, एंड दैट सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इन हिज हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन। और अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटेंट की हैंडराइटिंग से मैच कर लेंगे, ये तो अलग बात है, पर हमें अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है तो हम उसकी हैंडराइटिंग मंगवा लेंगे, उसकी हैंडराइटिंग से एक अटेस्टिंग विटनेस जो भी है उससे उसको प्रूव कर देंगे, उसके अटेस्टेशन। अब समझ में आया ये बात? फिर 69 क्या है, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या बोल रखा है कि अगर मान लीजिए द एडमिशन ऑफ पार्टी टू द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड एक डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के थ्रू अटेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब जिस पर्सन कौन, जो एग्जीक्यूटेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूटेंट है, उसने बोला, उसने एडमिट कर लिया, क्या करा उसने? एडमिशन कर लिया। क्या एडमिशन किया? कि हाँ ये मैंने एग्जीक्यूट किया है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो ये एक सफिशिएंट प्रूफ है ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम। तो जैसे देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन उठ रहे हैं, हमारे पास ये दो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगी आपको, हम एक अटेस्टिंग विटनेस को क्यों बुला रहे थे? क्यों बुला रहे थे, कोई बताएगा मुझे? अटेस्टिंग विटनेस को क्यों बुला रहे हैं हम यहाँ पे? मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है रश्मि मैम ने या नहीं करा।
मैंने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया, इसको प्रूव करने के लिए हम एक अटेस्टिंग विटनेस को बुला रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं रश्मि, मैं एज ए एग्जीक्यूटेंट एडमिट करती हूं कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो ये एक सफिशिएंट प्रूफ है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। इस केस में अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक सेल डीड बनी, मेरे लीज डीड मान लेते अपन, एक लीज डीड बनी मेरे रश्मि एंड गरिमा के बीच में। साइन करने वाले थे अटेस्टिंग विटनेस अर्चित और निकिता। अब पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये लीज डीड है, तो उस पर एटलीस्ट 2 विटनेसेस के साइन अटेस्टेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका कंडीशन ये है। अब इस लीज डीड पे अटेस्टेशन किया अर्चित और निकिता ने। अब क्या हो रखा है, मैंने अगर कोर्ट में ये एडमिट कर लिया कि हाँ ये लीज डीड जो है मैंने एग्जीक्यूट की है, तब तो ये विटनेस को बुलाने वाला सारे काम खत्म ही हो गए, ये एग्जीक्यूशन प्रूव हो चुका है। पर अगर मैं यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि तो लीज डीड मैंने कभी बनाई नहीं, मैंने तो लीज डीड कभी एग्जीक्यूट करी नहीं गरिमा के साथ, तो यहाँ पे अब सवाल आएगा कि एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाए जो कि सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो, अलाइव हो और केपेबल हो। अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड और मैं मना कर रही हूँ कि मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उस केस में अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन में, ध्यान रखना चीजें इस सेक्शन में कॉम्प्लिकेटेड है। सेक्शन 67 हर किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको समझा के कोशिश कर रही हूँ। इसको पढ़ना जरूर से, क्योंकि सेक्शन आपको ट्रिकी लगेगा पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा कि द एडमिशन ऑफ पार्टी कौन है, रश्मि, to an attested document of its execution by himself, Rashmi, shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. बताइए, क्लियर? तो रेज हैंड कीजिए प्लीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रश्मि मैंने बोला कि मैंने कोई लीड डीड एग्जीक्यूट नहीं की है। फिर टेस्टिंग विटनेस को बुलाया गया, टेस्टिंग विटनेस ने भी बोल दिया कि भाई नहीं, कोई ऐसी लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैंने भी मना कर दिया और टेस्टिंग विटनेस ने भी मना कर दिया कि कोई भी लीज डीड जो है गरिमा और रश्मि मैम के बीच में एग्जीक्यूट नहीं है। या फिर हुई तो होगी हमें पता नहीं, हम तो कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें तो याद ही नहीं कि हमने करी थी या नहीं करी थी, हम टेस्टिंग विटनेस बने थे या नहीं बने थे, हमें तो याद ही नहीं, या तो बोलते कि नहीं करी थी हमने, फिर हम डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इस केस में इस डॉक्यूमेंट का, इस लीज डीड का, ये जो लीज डीड बनाई गई है इसका एग्जीक्यूशन, इस लीज डीड का एग्जीक्यूशन जो है वो अदर एविडेंसेस से प्रूव किया जाएगा। अदर एविडेंसेस क्या होंगे वो मैंने आपको बताए हैं कि इस लीज डीड के एग्जीक्यूशन की बात हो रही है कि इसको एग्जीक्यूट किया गया था या नहीं किया गया था। तो यहाँ पे वही एग्जीक्यूटेंट के सिग्नेचर को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, एक्सपर्ट के थ्रू, जो भी पर्सन एक्विंटेड है उनके थ्रू प्रूव किया जाएगा। समझ रहे हैं? जो हमने पढ़ा था ना कि सिग्नेचर, भाई एग्जीक्यूशन का मतलब आप समझिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब लिखा हुआ नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है, पहले जमाने में लोग लिखते थे, पर अब तो प्रिंट होता है, अब तो लैपटॉप पे लिखते हैं और उसको प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट करने के बाद सिग्नेचर होता है सिर्फ एग्जीक्यूटेंट के और अटेस्टिंग विटनेसेस के। तो ये सिग्नेचर जो है इससे अदर एविडेंसेस से प्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपर्ट बुला लीजिए आप सेक्शन 39 में, फिर पर्सन एक्विंटेड जो है ना उसको बुला लीजिए 41 में, फिर पर्सन एडमिट करता है, ये तो हमने देख ही लिया, एडमिशन तो देख ही लिया है ना हमने। ठीक है, और कंपेयर कर लेगी कोर्ट अदर एविडेंसेस के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। पूछिए, कुछ और डाउट है तो आपके माइंड में? मैंने आपको बताया अदर एविडेंसेस का मतलब, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि अटेस्टेशन की जरूरत होती नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट है भाई? कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक्सचेंज होता है, सेल होता है, उनको अटेस्टेशन की नीड नहीं होती। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ पे अटेस्टेशन की नीड नहीं है, अगर उनको आपने अटेस्ट करवा दिया तो भाई आपकी मर्जी, आपने करवाया तो, पर अब उसको ऐसे प्रूव किया जाएगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक सेल डीड हुई,
उसको अटैच करवाने की कोई नीड नहीं होती, कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ कि उसको अटैच करवाना है, पर आपने करवा लिया, तो आप यहाँ पे सेक्शन 68 67 को अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा। हम उसको ऐसे प्रूव करेंगे जैसे कि वो अटेस्टेड है, दो इट इज अटेस्टेड बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, तो हम उसको ऐसे प्रूव करेंगे एज इट वाज अनअटेस्टेड, जैसा कि वो अनअटेस्टेड है। अब उसको और तरीके से प्रूव करेंगे जो कि हमें जानना बिल्कुल जरूरी नहीं। बताइए क्लियर है कि डाउट, जो भी डाउट इन द सेंस की चीजें समझ में आ रही है आप लोगों की, या फिर ऊपर से आ रहा है सब कुछ? क्लियर है तो रेज हैंड कीजिए प्लीज। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे है ना, हम एक बार 2-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और 6:05 पे स्टार्ट कर, मतलब कंटिन्यू करते हैं क्लास को ना, 5-10 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एक बार।
स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्लीज एक बार रेज हैंड करके बताइए आप सभी क्लास में है ना अवेलेबल? गरिमा, शिखा, अर्चित, ठीक है। तो देखिए हमने देखो क्या क्या कंप्लीट कर लिया हुआ, देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमने देखिए यहाँ पे 72 भी मैंने आपको समझाया था, और 73 जो सेक्शन 73 है वो भी इसी फॉर्म में है कि देखिए इसी तरह से देखिए कम ये प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये देखिए आप ये भी ज्यादा आपको टेक्निकल चीजें हैं तो हम समझ में नहीं पाएंगे ज्यादा इनको, पर फिर भी एक बार कोशिश करते हैं कि अगर किसी पर्सन की डिजिटल सिग्नेचर है उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, उसका प्रूफ की बात की जा रही है। प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑफ दैट पर्सन बाय whom it purpose to have been affixed। मतलब सपोज कीजिए मेरे डिजिटल सिग्नेचर है, मैंने इसे एक फॉर्म फिल किया, मैंने कोई भी फॉर्म फिल किया, उसमें डिजिटल सिग्नेचर मैंने लैपटॉप में लगाया मेरे पेन ड्राइव के थ्रू, और यहाँ पे मैंने मेरे डिजिटल सिग्नेचर कर दी इस फॉर्म में, ठीक है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये डिजिटल सिग्नेचर रश्मि मैम की ही है? क्या ये डिजिटल सिग्नेचर रश्मि मैम की ही है जो इस फॉर्म में लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने है। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर द डिजिटल सिग्नेचर इज दैट ऑफ पर्सन बाय whom it purpose to have been affixed, जिसके थ्रू इसे अफिक्स किया जाना चाहिए था, क्या उसी पर्सन की ये डिजिटल सिग्नेचर है? रश्मि मैम जो कि इस फॉर्म में एज ए एमडी साइन कर रही है, मैं किसी भी कंपनी के एज ए एमडी इस डॉक्यूमेंट को साइन किया मैंने डिजिटल सिग्नेचर से, तो क्या उस एमडी मतलब रश्मि शर्मा के ही ये डिजिटल सिग्नेचर है? इस बात को कोर्ट जानना चाहती है। तो हम किस पर्सन से प्रूव करवाएंगे? तो कोर्ट जो है किसको बोलेगी? एक तो उस पर्सन को बोलेगी, जैसे कि रश्मि को मुझे बोल देगी कि भाई रश्मि आपकी डिजिटल सिग्नेचर लेके आओ। कंट्रोलर जो होता है ना, जो अब देखिए ये सारे जो भी पर्सन है ना जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो भी बनाते हैं, या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, इनको हम बोलेंगे कि भाई आप डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करो। मुझे बोल दिया, कंट्रोलर को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बोला कि आप डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस कीजिए। और दूसरा कि डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट जो है एनी पर्सन, किसी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप पब्लिक की जो डिजिटल सिग्नेचर में लिस्टेड है उसको अप्लाई करें और वेरीफाई करें डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर टू हैव बीन फिक्स्ड बाय दैट पर्सन। देखिए ये चीज काफी टेक्निकल है, मुझे भी आइडिया नहीं है और आपको आइडिया लेना भी नहीं है इसका, आपको इसका आइडिया नहीं लेना है। प्रीलिम्स में दो एमसीक्यूज आएंगे इस टाइप के, और है ना एमसीक्यू तो आपको दोनों पे टिक करना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? उस पर्सन के, कंट्रोलर के, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के, इसके अलावा किसी भी पर्सन को बोलेगी कि आप उस डिजिटल सिग्नेचर में जो भी पब्लिक की है उसको अप्लाई करें और वेरीफाई करें कि उसी पर्सन की डिजिटल सिग्नेचर है जिसके द्वारा इसे लगाया जाना चाहिए। बताइए यहाँ पे कुछ आपको समझना है तो मैं फिर से बताऊंगी, अदरवाइज ये चीज थोड़ी टेक्निकल है, मुझे आइडिया नहीं है और आपको आइडिया लेना भी। क्लियर है क्या आपको? सभी को बताइए। ये जो सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बेसिक सा। पर यहाँ ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ in order to ascertain whether digital signature of that person by whom it purpose to affixed, है ना, how such digital signature is verified, क्वेश्चन बन सकता है ये, तो ये करके तो जाना जरूर से, रट लेना इसको, देखो रटने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आइडिया इसका। तो आगे चलते हैं। अब हमारा एक कंसेप्ट आ रहा है, चलो यहाँ पे नोट्स में एक कंसेप्ट था वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, एक सेकेंड, various type of document, attested document, unattested document not required by law to be attested। एक तो होता है जो attested होते हैं, जो unattested होते हैं मत कीजिएगा, ये कोई सेंसलेस है ना, मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आप दिमाग लगाओगे कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया वैसे वैसे आप इसको याद कर लीजिए, है ना। ये केस रहने देना, काथी कालू वाला, यहाँ पे कोई इसकी रेलिवेंसी ज्यादा नहीं है। इसको जैसे जैसे मैंने बताया ना बेसिक ये देख लीजिएगा बस, ये क्वेश्चन बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। हाउ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में बी प्रूव, कैसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और आपको यहाँ पे सेक्शन 67
लिखना है, 68 लिखना है, 69 लिखना है, 70 और 71 नहीं, 71 नहीं, सेक्शन यहां से यहां तक देखो 70 तक, और कहां से 67 से 70, 67 से 70 तक ये सेक्शन लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ना अगर हम लिखते कि हाउ मच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड अंडर बीएसए, तो ये नहीं लिखना होता, यहाँ पे लिखना होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, देखिए तभी टीचर की नीड होती है। आप नोट्स ले लेंगे, पढ़ लेंगे, पर टीचर आपको एक अच्छे से गाइड करेगा कि कहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी सही है, ये कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर है चीज, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इररेलेवेंट है। और रेलिवेंट क्या है, वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप लिखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये आपका आंसर बनता है। आप अगर लिखे अटेस्टेड और अनअटेस्टेड आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, पर आप लिखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट तो आपको नंबर मिलेंगे। अब पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सा मतलब समझेंगे, हमारे बीएसए के बेरेक्ट्स है। देखिए मैंने हमेशा बेरेक्ट ही रीड किया है, बेरेक्ट से पढ़ाई करी है, तो बेरेक्ट पे मेरी कमांड जो है ना ज्यादा है रादर देन नोट्स की, है ना। आप अगर मेरे नोट्स देखेंगे एविडेंस सेट के, तो पीछे वाला जो पार्ट है मैंने जो कवर किया है, उसमें जो मैंने केस लॉज लिखे हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ वो ही रेफर कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। पर हाँ, अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है और एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर, एक तो होता है पास करने वाला, एक होता है अच्छा स्कोर करना है, रैंक लानी है, तो सजेशन ये है कि परीक्षा मंथन की बुक को पढ़िए। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता था पढ़ना, अब आपकी विल पे है, क्योंकि वहां पे चीजें इररेलेवेंट नहीं लिखी हुई, वहां पे चीजें रेलिवेंट ही लिखी हुई, मतलब वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, आलतू फालतू नहीं लिखा हुआ। लिखा भी होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज फालतू है, मैं इसको टाइम मेरा वेस्ट नहीं करना, ठीक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो देखो प्राइवेट डॉक्यूमेंट तो ऐसा लिखा है, डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए पहले प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक को इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें एग्जाम में ये लिखनी होती है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, विच आर जनरली अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ पर्सन, अभी पीपल, पब्लिक। जबकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में बनाए जाते हैं और वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे। देखिए दो है यहाँ पे, याद कर लीजिएगा। पहला तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स। भाई देखिए हमारी सोवरेन अथॉरिटी, सोवरेन का मतलब मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में बताया था, सोवरेन मतलब होता है विच इज इंडिपेंडेंट एंड अनकंट्रोल्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी। जैसा कि हमारा इंडिया है वो अब ब्रिटिशर्स से बिल्कुल फ्री है, उनसे अनकंट्रोल है, तो हमारा इंडिया एक सोवरेन अथॉरिटी है। तो सोवरेन अथॉरिटी के जो भी एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। अभी सोवरेन अथॉरिटी कौन है, इंडिया की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, ठीक है। सोवरेन अथॉरिटी जो भी हमारी ऑफिशियल बॉडीज होती है, ठीक है, कमीशंस होते हैं ना, और ट्रिब्यूनल्स होती है ना, जैसे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है, लेबर ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इंटर 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 कंट्री रिवर ट्रिब्यूनल, रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक बनी होती है हमारी। तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स बनी हुई है। इसके अलावा पब्लिक ऑफिसर के एक्ट्स और रिकॉर्ड्स। पब्लिक ऑफिसर्स जो है ना, सपोज कीजिए आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, उस पासपोर्ट ऑफिस में कौन बैठता है, पब्लिक ऑफिसर बैठता है, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिसर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक के देखने के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई एफआईआर जो होती है ना, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, कि अगर पुलिस ऑफिसर अगर एफआईआर दर्ज करता है, इट इज अ पब्लिक रिकॉर्ड, बट अगर वो फाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अगर अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में देता है, तो वो फाइनल रिपोर्ट जिसे हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती, वो पब्लिक को नहीं मिलती है, ठीक है।
तो ये पब्लिक ऑफिसर कौन हो सकते हैं? लेजिस्लेचर के भी हो सकते हैं, जुडिशियल भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, और फॉरेन, इंडिया के, न केवल इंडिया के बल्कि फॉरेन कंट्री के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल ने, सोवरेन अथॉरिटी ने, पब्लिक ऑफिसर, चाहे लेजिस्लेचर, जुडिशियल, हमारे 3 पिलर्स है नहीं है, इनके थ्रू, इंडिया के या फिर फॉरेन कंट्री के, इनके थ्रू बनाए गए एक्ट्स और रिकॉर्ड्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक में इजीली अवेलेबल होते हैं। और पब्लिक में जैसे हमारे एक्ट्स होते हैं, लॉज होती है, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको अवेलेबल है देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट और यूटी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट और यूटी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे और गरिमा के बीच में एक सेल डीड बनी और उस सेल डीड को जाके हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते ही, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते ही एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। वैसे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पर जब हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो पब्लिक के लिए देख इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, पब्लिक उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकती है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी की ओनर हूं, एमडी हूं, और मैंने एक मेरे जो भी मेरे फाइनेंशियल जो होते हैं ना, मेरे फाइनल अकाउंट्स होते हैं मेरे, उनको मैंने एक साइट होती है, मुझे साइट का नाम एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, सीएस का जो भी काम करता है उनको आइडिया है कि मेरे कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको मुझे, जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स होती है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाँ एमसीए, याद आया मुझे, एमसीए, जो भी मैं एमडी हूँ कंपनी की, मेरे जो भी अकाउंट्स मैंने बनाए, जो भी मैंने अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर की, पीएनएल बनाया, उसे मुझे एमसीए की साइट्स पे अपलोड करना होता है। देखिए मेरी कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल है, ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल है, मैं किसी को डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं हूं, पर जब मैं इसे एमसीए पे अपलोड करती हूँ, एमसीए पे अपलोड करना जरूरी होता है हर कंपनी के लिए, तो एमसीए पे अपलोड करते ही ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और गरिमा, शिखा, अर्चित, सना, कोई भी क्लास में जो भी स्टूडेंट है वो इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोग ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज इट बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर अपलोडिंग इट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको समझा दिया। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट एंड यूटी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स है किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, कीप्ड इन प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता था, पर ये मैंने कंफर्म किया है जो हमारे ACJM हैं, हमारे सर हैं, उनसे, तो उन्होंने ये मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताया, तो मैं आपको ये चीज कन्वे कर रही हूँ। फिर है ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन आर प्राइवेट। इनके अलावा सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे? आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। कोई भी डाउट है तो पूछे प्लीज, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें हम समझ लेते हैं। आप में से किसी एक पर्सन को देखते हैं हम, आप में से किसी भी एक पर्सन को अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, आप में से किसी भी एक पर्सन को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए? पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उसकी। सर्टिफाइड कॉपी आपको किससे लेनी है? सर्टिफाइड कॉपी आपको लेनी है उस पब्लिक ऑफिसर से जिसके पास उसकी कस्टडी है। पहला पॉइंट। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट है। तो जिस पर्सन को पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट है, वो उस पर्सन को अप्लाई करेगा जिस पर्सन को इंस्पेक्ट करने का, जैसे मुझे इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, तो मैं पब्लिक ऑफिसर को अप्लाई करूंगी जिसकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं उनसे डिमांड करूंगी कि मुझे सर कॉपी दीजिए आप इसकी, वो बोलेंगे लीगल फीस तो दो, तो मैं उन्हें लीगल फीस दे दूंगी, ठीक है। अब लीगल फीस देने के बाद वो पब्लिक ऑफिसर क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट बनाएगा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फोटो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है,
सर्टिफाइड कॉपी हमने पढ़ा था सेकेंडरी एविडेंस होता है, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी बनाई, इसकी कॉपी बनाई और इस कॉपी के फुट पे, कहां पे, फुट पे, इस कॉपी के फुट पे लिख दिया गया, क्या लिख दिया इस कॉपी के, कि इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड पार्ट, इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये एक सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर दिया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। अब इस सर्टिफिकेट जो हमने यहाँ पे लिखा ना सर्टिफिकेट, इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल, ऐसा हम लिखेंगे और यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा। यहाँ पे एक तो अपना सर्टिफिकेट डेट लगा देगा उस पे, एक अपना नाम, अपना ऑफिशियल टाइटल लिख देगा, उस पे सील लगा देगा और नाउ इट इज कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। इसे क्या बोला जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी। बस इतना सा समझना है, इसमें और ज्यादा समझाने वाली कुछ भी चीज नहीं है। जो मैंने हाईलाइट किया था उसको अपनी कॉपी में हाईलाइट कीजिएगा और ये आपको उस तरह से पढ़ना। डाउट है तो पूछिए वरना मैं आगे चलती हूँ। क्लियर है क्या आप सभी को, बताइए। देखिए मैं यहाँ पे आपकी क्लास जो है ना 1.5 आवर्स की लेती हूँ, 1.5 घंटे की लेती हूँ, जिससे कि मेरे जाने से पहले पहले मैं आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करवा दूँ जो मुझे करवाना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी क्लास को हम भगा रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे चीजों को समझाती हूँ, इसलिए मैं एक तो ज्यादा लंबी क्लास लेना प्रेफर करती हूँ और दूसरा मेरे माइंड में ये भी है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो और मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा पाऊँ, है ना। इसलिए हम लंबी क्लास लेते हैं। तो आप लोग अपने पार्ट पे थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और अगर मैं क्लास को लंबी कर रही हूँ तो वो आपके फायदे के लिए, मेरा फायदा नहीं है। मैं तो चल जाऊंगी, बल्कि मेरी अर्निंग यहाँ से वहां पे ज्यादा होगी, यहाँ पे मेरी अर्निंग ज्यादा नहीं होगी, पर आपका फायदा है और एक कमिटमेंट हमारा रहता है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएं। तो इस वजह से मैं आपको टाइमली चीजों को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर, ठीक है। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्टिव चीजें चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम इस क्लास में बैठ के या फिर रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं सेक्शन 76। आपके पास तो ऑप्शन है ना कि आप रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा बाद, मतलब अभी आप क्लास ले रहे हैं आराम से देखिए और रिकॉर्डिंग को थोड़ी थोड़ी देर में देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, है ना। आपके पास ऑप्शन है। पर यहाँ पे मैं चलेगी तो फिर और पारुल मैम आपको पढ़ाएगी और वो अच्छा पढ़ाएगी, नो डाउट। पर मैं भी चाहती हूँ कि आपको और भी तरीके से चीजें कन्वे करें जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग कमांड है, जिस सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मॉर्निंग में 10 to 11 अगर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, मैं अलाउ करूंगी आपको ज्वाइन करना, क्योंकि आप वहां पे भी अपने कोर्स को कवर करते हैं, है ना। फिर पढ़ते हैं सेक्शन 76 को, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक है। सच सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच दे पर्पस टू बी ऑफ कॉपी। मतलब सिंपल सा है कि सर्टिफाइड कॉपी है, उनको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो वो किस चीज को प्रूव करती है भाई, मान लीजिए मेरे हाथ में सर्टिफाइड कॉपी है तो मैं कोर्ट में ये प्रूव करूंगी कि सर देख लीजिए मेरे हाथ में सर्टिफाइड कॉपी है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है उसका यहाँ पे ये सर्टिफाइड कॉपी है और आप इसे कोर्ट में अलाउ करें, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सच सर्टिफाइड कॉपी may be produced in proof of content of public document। मैं क्या बोलूंगी कि सर उस पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है ना वो इस सर्टिफाइड कॉपी में आप देख सकते हैं। मैं आपको प्रूव करती हूँ कि ये सर्टिफाइड कॉपी, मैं उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को इस सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव कर रही हूँ, प्रूव कर रही हूँ। क्या लिखा हुआ, such certified copy may be produced in proof of content of public document and parts of public document of which they purpose to be copies। ठीक है, सिंपल सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमें छोड़ना नहीं। फिर प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैंने आज तक नहीं करा कि पुराने वाले एविडेंस एक्ट में इसमें कुछ कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट्स, बाहर की जो भी और भी कंसेप्ट थे, ब्रिटिशर्स के टाइम के कंसेप्ट थे वो थे, पर अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड एज फॉलोज। एक्ट्स ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के है, बाय रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट। एक सेकंड में देख लेती हूँ इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसलिए कभी नहीं पूछा गया, रहने देना, मत करना, मैंने आज तक नहीं करा, मत करना, इसका क्वेश्चन कभी नहीं बना आपका, छोड़ देना इस सेक्शन को आप, ठीक है।
अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। एक बार बताइए कि यहाँ तक जो मैंने आपको रामायण सुनाई है वो आपके दिमाग में गई है या नहीं गई है? क्लियर है सभी को जो मैंने बोला, सब कुछ पढ़ाया आपको? ठीक है। मैम ये 77 है ना, ये पारुल मैम ने ऐसा चार्ट जैसा बना के और समझा हुआ है, तो एक बार उसमें हाँ से देख लेंगे सिर्फ देखने के लिए। हाँ, देख लीजिए आप, है ना, क्योंकि पारुल मैम करती थी इसको, पर मैंने नहीं किया इसको। जी मुझे जी। पता है उसने देखा हुआ है, पर इसका मैंने मेंस के भी करे हैं, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, इसका एक बार भी रेफरेंस नहीं आया सेक्शन का। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, बट इसको प्रीलिम्स के लिए तैयार करना, मेंस के लिए तैयार मत करना, है ना, कर रहे हो तो एक बार भी मैंने इसका रेफरेंस नहीं देखा कभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा एक चार्ट है यहाँ पे, है ना, मैंने मेरे एविडेंस सेट का जो नोट्स है उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा, जो हम आगे वाले सेक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं पर आप समझ सकते हैं चीजों को एक बार यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं सेक्शन 78 पे। अब 78 में क्या लिखा हुआ है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। किसकी? डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन लेती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, मे प्रिज्यूम। तो आपको कल की क्लास के लिए क्या करना है? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को पढ़ के आना है, जिससे जो हम पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आपका होमवर्क, अगर आप पढ़ के नहीं आते तो मैं क्लास में बताऊंगी नहीं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो आपका होमवर्क है आपको ये तीनों बातें पढ़ के आनी। अब हमारा यहाँ पे कितना रहेगा? 78 से लेकर 93 तक। 78 से लेकर 93 लिखा हुआ है क्या? माइंड 78 से लेकर 93 तक आपकी क्या दे रखी है? प्रिजम्पशन दे रखी है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हमें क्लास में पढ़नी है। इसमें आप ये चीज समझना कि इस बार एग्जाम में क्या पूछा गया था। इस बार एग्जाम में बच्चों को भयंकर घुमाया गया और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये वाला, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते क्योंकि याद नहीं होता, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, नहीं समझ में आएगा। बट मैंने तो किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अभी जितना मुझे समझ में आया मैंने कनेक्ट किया और पढ़ लिया, क्योंकि आप समझना कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा ये, और मोस्ट ऑफ द आपको छुड़वाएंगे। पर ये एग्जाम में मेंस का जो हम पढ़ते हैं, मेंस का जब हम मेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई अमेंडमेंट होता है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपके एग्जाम में आया था, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ था, ये आपके आई थिंक 4 या 6 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो इस कारण से भी कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स सब्जेक्ट में कम रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो प्रिजम्पशन हम देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए, ये प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने देख ली शायद, तो ये आपको कल आपके एग्जाम में करनी है, सॉरी आपकी कल क्लास में आपको करके आना है। ठीक है, अब ये पढ़ने का तरीका है, ये पारुल मैम ने याद करवाया आपको ये नोट्स के थ्रू, तो आप अपने सेल्फ से करेंगे जिस तरह से कराया इन्होंने, है ना। मेरे नोट्स में भी बता देती हूँ मैं आपको एक चार्ट मिल जाएगा, वो भी आपके लिए इजी रहेगा। वो इजी आपका तब रहेगा जब आप समझ लेंगे। और सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन इसको देखेगा, इसमें से ना मेरे नोट्स में से दिखेगा, ये मैंने आपको समझाया ना सेक्शन 76 को। issued by, issued on, certificate attached with copy containing this copy dates, name of officer, skill and date। मैंने इस तरह से लिखा है आपके लिए, अगर आपको सही लगे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। एक सेकेंड, देखिए ये प्रिजम्पशंस जो है ये मैंने इसका चार्ट बनाया है, पर पहले हम समझेंगे, उसके बाद इन प्रिजम्पशन को कल की क्लास में कनेक्ट करेंगे। एक बार हम थोड़ी सी देख लेते हैं एक दो चीजें जो आपके बहुत इजी रहेगी।
देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहली प्रिजम्पशन है हमारी सेक्शन 78 की। ठीक है, 78 की प्रिजम्पशन में हमें ज्यादा नहीं करना, सबसे पहले याद करना है शेल प्रिजम्पशन, शेल प्रिज्यूम। अब आपको शेल प्रिज्यूम पता होना चाहिए क्या होता है शेल प्रिज्यूम, कोई बताएगा मुझे शेल प्रिज्यूम क्या होता है? नहीं पता किसी को? शेल प्रिजम्पशन, क्योंकि हाँ अधिनियम डायरेक्ट हम्म, मतलब वो कोर्ट प्रूव मानेगी अनलेस उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, एक अपन ये बोल सकते हैं कि कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन को, देखिए ये लिखा हुआ नहीं है, आपने बोला लैंग्वेज है ना, वो अच्छी बोली आपने, पर जो लिखा हुआ नहीं है कि ऐसी प्रिजम्पशन जिसे कोर्ट मानने के लिए बाउंड होता है, बाउंड होता है जब तक कि सामने वाली पार्टी, जो आपने वर्ड बोला, डिस्प्रूव ना करते। कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम दैट फैक्ट अंटिल अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड बाय एडवर्स पार्टी और अदर पार्टी। ये इसका कोर्ट के पास डिस्कशन नहीं होता इसकी इस प्रिजम्पशन को मानूं या नहीं मानूं। कोर्ट इज बाउंड, इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन बाय डिस्प्रूविंग इट। रिबटेबल है वैसे ही प्रिजम्पशन, बट कोर्ट बाउंड है जब तक कि सामने वाली पार्टी इसको डिस्प्रूव। ये दो शब्द आपको यूज करने हैं सिर्फ। तो अब यहाँ पे प्रिजम्पशन है सर्टिफाइड कॉपीज की। क्या प्रिजम्पशन है? जेन्युइननेस की। क्या है? शैल प्रिज्यूम। मतलब कि अगर मेरे हाथ में ये सर्टिफाइड कॉपी है तो कोर्ट के सामने मैंने प्रोड्यूस की, तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम मानेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी क्या है? जेन्युइन। क्या है? जेन्युइन। क्या वापस बोलती हूँ, मेरे हाथ में कोई सर्टिफाइड कॉपी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है, मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस करी, तो कोर्ट इस सर्टिफाइड कॉपी की जेन्युइननेस को क्या मानेगा? shall presume मानेगा। that means court is bound to presume that this certified copy is genuine until unless it is disproved by adverse party by giving additional evidences। ठीक है, additional evidences देकर कोर्ट इस सर्टिफाइड एडवर्स पार्टी जो है सर्टिफाइड कॉपी की को डिस्प्रूव कर सकती है कि तो गलत सर्टिफाइड कॉपी, ये तो फेक है, ये तो फ्रॉड से ली गई है, जो भी चीज सर्टिफाइड कॉपी को फ्रॉड फेक प्रूव करके इसकी प्रिजम्पशन को रिवर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज कोर्ट इसको बाउंड है मानने के लिए कि ये सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही करना है, मैं तो इतना ही करवाऊंगी क्योंकि आप यहाँ पे फंसेंगे, ज्यादा नहीं करना अपन को। एक सेकंड, इतना ही मैंने किया है। तो मैं देखिए क्या लिखा हुआ 79 70 सेक्शन चेंज कर लीजिएगा प्लीज, वो आपकी हेडेक है। सीसी ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम मानेगी, जी मतलब जेन्युइन। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन प्रोवाइडेड सीसी इशूड एज पर सेक्शन 76। जो हमने पढ़ा था ना कि सर्टिफाइड कॉपी इशू करने के लिए सेक्शन कौन सा पढ़ा था, बताइए प्लीज एक बार। 75। बिल्कुल, सेक्शन 75। और यहाँ पे क्या है मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये तो आपके होगा 78 7 और यहाँ पे 73। तो सर्टिफाइड कॉपी अगर 75 के अकॉर्डिंग इशू की तो कोर्ट की प्रिजम जेन्युइन मानेगी और शेल प्रिजम मानेगी। कितना इजी है, इतना ही करना है हमें, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिजम्पशन देख लेते हैं, इजी इजी। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, provided that such document is substantially informed and purpose to be executed in a manner directed by law। क्या है लॉ? लॉ तो भाई 75 में है ना, अभी पढ़ के आए ना सर्टिफाइड कॉपी का, बस वो लिख दीजिए। ये सेक्शन आप लिखते ही, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पर ये सेक्शन आप लिखेंगे तो सामने वाला एग्जामिनर भी सोचेगा कि इसकी कनेक्शन जो है ना, कनेक्टिविटी, सेक्शन को कनेक्ट करने की कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। जब मैंने इसको 75 से लिंक कर दिया, तो 75 में तो बताया कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिजम्पशन है हमारी यहाँ पे, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस के रूप में, अगर एविडेंस जो है, अगर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, अगर कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं तो कोर्ट, देखिए एविडेंस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट है, उसने कन्फेशन लिया, मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिया, या फिर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए लिखित में कि इसने ये बोला, एक्स ने ये बोला, वाई ने ये बोला, तो रिकॉर्ड बन चुका है एविडेंसेस का रिकॉर्ड बन चुका है, कन्फेशन बन चुका। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा लिखा, मतलब कन्फेशन भी है, स्टेटमेंट भी है,
हमें ज्यादा नहीं करना है सेक्शन में भी, हमें सिर्फ इतना करना है, ये सारी प्रिजम्पशन हमें ज्यादा नहीं करनी होती, ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पर यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, तो हमें सारी प्रिजम्पशन को छोटा छोटा लिखना होता है। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो सिंपल सिंपल पूछ लेंगे कि ये प्रिजम्पशन सेल्फ प्रिजम्पशन है, कौन सा सेक्शन में दे रखी है, क्या प्रिजम्पशन है, इतना सा पूछेंगे आपसे, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल सेक्शन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन आपका इंडिविजुअल सेक्शन आया था, नीचे वाले सेक्शन 3 सेक्शन इंडिविजुअल आए थे, तो वहां पे आप की पॉइंट मैं याद करके आई थी और मैंने की पॉइंट्स लिखे थे। जैसे मैंने आपको की पॉइंट्स बताए कि जब भी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, मतलब जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जेन्युइन है, ट्रू है और ड्यूली टेकन है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे स्टेटमेंट कन्फेशन भी है, तो आप लिख दीजिए ना कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, या फिर ये तीनों लिख लीजिए, एविडेंस स्टेटमेंट कन्फेशन, एविडेंस स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। तो क्या बोला गया है कि इफ एनी डॉक्यूमेंट, if document produced before the court, if the document एक बार ठीक है, यहाँ पे इधर देखते हैं हम इसको, ठीक है। हाँ, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस लिखना है आपको, तो है ना, चीज चेंज कर लेना, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस और एमओई, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे आप ना मत कीजिए कुछ भी, यहाँ पे आप सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस लिखिए, इंक्लूडिंग कन्फेशन, ठीक है, गिवन बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर या देखो लैंग्वेज कुछ हो सकता है, पर मैं आपको जो समझा रही हूँ ना वो लिखिए, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कन्फेशन और स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन बाय अ विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। व्हेन अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस, कन्फेशन और स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, एसपी शैल प्रिज्यूम दैट सच कन्फेशन, स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस आर जेन्युइन, true and duly taken if record or MOE, if record or confession statement is taken according to law and signed by judge and magistrate। अगर आप ये लैंग्वेज लिखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, पर यहाँ पे देखिए चेंज करिएगा, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कन्फेशन और स्टेटमेंट लिखिएगा। यहाँ पे वापस से बताती हूँ आपको कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिख दिया, रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, ये भी सही है, पर ये काफी सही है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, है ना, ये चीज सही है कि एविडेंस, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन जो है ना, इनकी रिगार्डिंग कोर्ट शेल प्रिज्यूम करती है, कहाँ पे है शेल प्रिज्यूम, कि वो जेन्युइन है और ट्रू है और ड्यूली टेकन है, अगर इफ टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड परमिटिंग टू बी साइंड बाय जज एंड मजिस्ट्रेट। इतनी सी बात है और कुछ नहीं लिखना आपको। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपको, जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ? क्लियर है सभी का? ठीक है, तो हाँ, अब हम कल की क्लास में करते हैं, ये दो अलग थी, उसके बाद अब इजी आएगी, अब बिल्कुल इजी वे में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हैं।